नमस्कार। हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज हम लोग के यानी हेरिटेज स्टडी पॉइंट पे चल रही है और इसका एक वीडियो आपको मिल चुका है और उसमें हम बता रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियां जो थी वो भारत में कैसे आई, किन परिस्थितियों में आई, इसको हम वीडियो एक में यानी पहली वाली वीडियो में हमने आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह मान लीजिए यह अमेरिका का, यह अफ्रीका का भाग, यह वाला एशिया का भाग है। हमने कहा था यहाँ पर यह अफ्रीका, ये आपका यूरोप हो गया। हमने बताया था कि यहाँ पर पहले जो व्यापार होते थे भारत से तीन रास्तों से होकर होते थे, तीन रास्तों से होकर यूरोप के लिए यह व्यापार होते थे। पहला रास्ता यहाँ पर स्थल मार्ग से था जो पश्चिमोत्तर भारत से निकलता था। इसके बाद मैंने कहा था आपको फारस की खाड़ी से और फिर लाल सागर से, तीन रास्ते थे और तीनों रास्तों से प्राचीन काल से ही व्यापार चलते थे। यानी देखेंगे तो यूनानियों की बात हमने की थी, यानी यूनान के समय से ही व्यापार भारत से चल रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद 1453 ईस्वी में मैंने कहा था यहाँ पर जो स्थान था, जो तीनों रास्तों का जंक्शन कर सकते हैं कि जब तक इस रास्ते से आप नहीं गुजरेंगे तब तक आप यूरोप के लिए व्यापार करने नहीं जा सकते। और उसी रास्ते पे, उसी जंक्शन पे जो है तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्कों ने यूरोप वासियों को एशिया की तरफ से रोक दिया कि अब एशिया की तरफ ये लोग व्यापार नहीं करेंगे। इसी को देखते हुए यहाँ पर दो देश थे, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा, अब जानते हैं पुर्तगाल के जो यात्री थे वास्को डी गामा, और इसके पहले हमने कहा था बार्थोलोमो डियाज, इसके बाद वास्को डी गामा, एक स्पेन के नागरिक थे जिनका नाम था कोलंबस। यह सभी नाविक ये अभी चले थे, सभी लोग भारत की खोज में निकले थे कि चलते हैं भारत को ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता जो है यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। ये अब आगे की हमारी जो नीति है, जो व्यापार की नीति है, वो सफल नहीं हो पा रही है, तो हमको एक नए रास्ते की जरूरत है। तो यह स्पेन और पुर्तगाल यहाँ से लोग चले थे और बार्थोलोमो डियाज जो था आया और यहाँ पर अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर केप ऑफ होप की खोज कर डाली। ठीक है, इसके बाद कोलंबस निकले स्पेन से, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली। यह अगली वीडियो में आपको पता था, बताएं हम अमेरिका को खोज डाला। और फिर पुनः वास्को डी गामा जो था वह चला भारत की तरफ, और भारत की तरफ चला तो यह अफ्रीका के पश्चिमी घाट से होते हुए, पश्चिमी तट से होते हुए, केप ऑफ होते हुए यह भारत में पहुंचा था। और भारत में कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को यह भारत में पहुंचा था। 20 मई 1498 ईस्वी को यह भारत में आया और भारत में आने के बाद जो भी कहानियां थी वो उन्होंने बताया था। और इसके बाद पूरा यूरोप जो था पूरे विश्व पर फैल चुका था, यानी अमेरिका पर। तो ये यूरोप वासी जो थे यह त्रिकोणीय व्यापार करना शुरू कर दिए, यानी अपने यहाँ से कोई निर्मित वस्तु लेकर आते थे अफ्रीका में मानवों को लेकर जाते थे, यानी मानवों का व्यापार करते थे, इससे अमेरिका और अन्य द्वीपों पर पहुंचाते थे, और उसके बाद जो वहां से माल मिलता था वह अपने देश लेके जाते थे। तो इस तरह अपने व्यापार को यह लोग फैला चुके थे। हमने पहली वीडियो में आपको बताई थी। अब जो है आगे हम लोग को देखना है कि जो भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी, उन यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आई थी और सबसे बाद में कौन आई थी। निर्माण का कार्य देखेंगे। हमने पहली वीडियो में आपको बताया है कि वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि कितनी कंपनियां भारत में आई थी। तो 5 कंपनियां भारत में आई थी, जिसके बारे में आप जानते हैं। 5 कंपनियां भारत में आई थी। पुर्तगाल, डच, इसके बाद अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इसके बाद डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी। स्वीडिश कंपनी का भी नाम आता है। यह चीन में अपने प्रतिष्ठान को स्थापित की थी।
ठीक है। तो ऐसे देखा जाता है, स्वीडिश का भी नाम आता है, लेकिन ये भारत में नहीं टिक सकी। ये अपना प्रतिष्ठान, अपना जो किला, अपना कह सकते हैं फैक्ट्री चीन में बसाया था, तो इसको हटा देते हैं। हम 5 कंपनियां जो भारत में आई थी, यूरोपीय कंपनियां, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले कौन आई थी? पुर्तगाल आई थी। उसके बाद कौन आई थी? डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए थे। यह तो आने का क्रम, मैंने बताया था कि निर्माण का, स्थापना का जो क्रम था वह उलट हो जाएगा, यानी पुर्तगाल हो जाएंगे, यह स्थापना का क्रम बता रहे हैं। इसके बाद डच की जगह अंग्रेज हो जाएंगे, फिर उसके बाद डच हो जाएंगे, इसके बाद फिर वही क्रम रहेगा और डेनिश रहेंगे, और उसके बाद फ्रांसीसी रहेंगे। बस यही देखना है, 2 ही कंपनियां हैं जिनको पलट के देखना है, अंग्रेजों को और डचों को। जब स्थापना का क्रम आएगा तब अंग्रेज पहले हो जाएंगे, और जब आगमन का क्रम हो जाएगा तो अंग्रेज बाद में हो जाएंगे, यानी तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी मिलाने के लिए आता है या क्रम लगाने के लिए आता है कि भारत में पुर्तगालियों के भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम था वह सही लगाए। तो उसमें आप देखिए, जब आगमन का क्रम रहेगा तो PDEDF, यानी PDEDF, इस तरह आप याद करेंगे। लेकिन अगर आपको स्थापना का क्रम लगाना होगा तो PED, फिर D, फिर F, इस तरह करके पढ़ेंगे। यानी यह आगमन का क्रम था, तो पुर्तगाली, फिर डच, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश, और उसके बाद फ्रांसीसी। और यहाँ पर स्थापना का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी बनी, फिर अंग्रेज की कंपनी बनी, फिर डचों की कंपनी, फिर डेनिश बनी, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसियों की कंपनी बनी। ठीक है। तो यह आने जाने का जो भी क्रम था, स्थापना का क्रम, यह मैंने आपको विधिवत पहली वाली वीडियो में हमने बताया था। इनका प्रतिष्ठान स्थापित सबसे पहले आया तो कहाँ अपनी फैक्ट्री बसाए थे, इन सब चीजों के बारे में हमने पहली वीडियो में आपको बता दिया है। अब जो देखना है कि सबसे पहले जो कंपनी आती है उसके बारे में पढ़ना है, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में केवल और केवल पुर्तगाली जो आए थे इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में जानना है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि भारत में पुर्तगालियों के आने का जो स्रोत था, जिसने रास्ता दिखाया था, पूरे यूरोप वासियों को रास्ता दिखाया था, लेकिन सबसे पहले उसने अपने देश की कंपनी को भारत में लाया था। वह कौन था? जो भारत की खोज किया था, वास्को डी गामा। ठीक है। भारत की जिसने खोज की थी उसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वास्को डी गामा के बारे में थोड़ी सी बात और जान लेते हैं कि वह भारत में कब आया। ठीक है। तो इसकी बात करेंगे हम, भारत में कब आया, यह क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमने बताया था कि 20 मई 1498 ईस्वी को यह भारत में आया था। एक प्रश्न हो गया आपके सामने, यह भारत में कितनी बार आया था? भारत में कितनी बार आया था? तो यह भारत में 3 बार आया था। याद रखिएगा, 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, और उसके बाद 1524 ईस्वी में। 3 बार भारत में आया था। वास्को डी गामा जो था वह भारत में 3 बार आया था, 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 1498 में आप जानते हैं, इसके ऊपर ही आपको बताया कि 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में वास्को डी गामा आया था। अब अगली बार जब आएगा तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आएगा, और 1502 में आएगा, और उसी समय 1503 ईस्वी में इसने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। यह ध्यान में रखना है आपको कि किसने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो उसी वास्को डी गामा ने ही स्थापित की थी। अब सामान्य तौर से पढ़ते हैं पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। अगर पुर्तगालियों में पूछा जाए कि किसने स्थापित की थी, तो वास्को डी गामा ने अपने दूसरे कार्यकाल में, यानी जब दोबारा भारत में आया था तो उसको कोचीन भेजा गया। कोचीन में इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1503 ईस्वी में। कहां स्थापित की थी पुर्तगालियों ने? कोचीन में। और पुर्तगालियों की तरफ से किसने स्थापित की थी? तो वही वास्को डी गामा ने, जिसने आपके देश की खोज की थी। ठीक है।
जिसने आपके देश की खोज की थी। जब 1524 में आया हुआ तो इसी समय 1524 ईस्वी में ही कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी इसकी मृत्यु, ध्यान रखिएगा, इसकी मृत्यु कहां हुई? कोचीन में ही हुई। कब हुई थी? 1524 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में ही मरा था। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसको कहां दफनाया गया, तो इसकी अंतिम इच्छा थी कि हम जहां भी मरे, लेकिन हमारी जो कब्र बनेगी, जो जिसमें हमको दफनाया जाएगा, वह लिस्बन यानी पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन में ही दफनाया गया। यानी मृत्यु इसकी कहाँ हुई? भारत में हुई, और दफनाया कहाँ गया? लिस्बन में दफनाया गया। यह ध्यान रखिएगा। कई क्वेश्चन आपके सामने हैं पुर्तगालियों के सामने। अगर पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले अपना पैर रखा था व्यापार करने के लिए, और इसमें क्या हुआ कि कब आया, तो हमने कहा कि वह वहां से चला था यह, और मई के महीने में यहाँ पर चला था। 20 मई 1498 ईस्वी में 3 महीने तक भारत में रहा था। 3 महीने भारत में रहा था, और 29 अगस्त पहली बार जब ये आए थे, 29 अगस्त 1498 ईस्वी को यह चले गए। 20 मई को आए और 29 अगस्त को यह चले गए 1498। यानी लगभग यह 3 महीने तक भारत में पहले कार्यकाल में रहे थे। 3 महीने पहले कार्यकाल में रहे थे। दूसरे में आए, बहुत दिनों तक नहीं थे। 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, उसके बाद चले गए। आगे देखेंगे गवर्नर बन जाएंगे। और 1505 से 1509 ईस्वी तक अल्मीड़ा के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 महीने, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं थे। अंतिम बार वो आए थे 1524 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई थी कहां पर? कोचीन में। और उनको दफनाया कहा गया था? लिस्बन में। यह वास्को डी गामा से संबंधित सामान्य जानकारी थी। आप जानते हैं कि कहां पर आया, यह भी क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं कि वह कहां पर आया। तो 1498 ईस्वी में जब वह भारत पहुंचा, तो वह भारत के पश्चिमी यानी मालाबार तट पर, यहां पर कालीकट के बंदरगाह पर, कालीकट के बंदरगाह पर कदम रखा था। और यहां पर इसको यानी इसका स्वागत करने के लिए यहाँ के जो राजा थे, जिनकी उपाधि क्या थी? जमोरिन नामक राजाओं ने इनका स्वागत किया। जबकि सबसे ज्यादा विरोध इनका उतरने पर किसने किया था? अरब व्यापारियों ने किया था। अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया, और जमोरिन ने इसका स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। जमोरिन ने इसका स्वागत किया, और अरबों ने इसका खूब विरोध किया था। फिर भी यह आया और भारत में। तो क्वेश्चन पूछेगा कब आया, तो आप उत्तर देंगे 20 मई 1498। कहां आया? कालीकट किस स्थान पर? तो कप्पड़गाडू बंदरगाह पर यह उतरा था। कालीकट के कप्पड़गाडू बंदरगाह पर यह उतरा था। तो यह हो गई इनसे संबंधित कुछ बातें जिसके बारे में आपको बताया गया था। ठीक है। अब इसके कितने जहाज बेड़े के साथ ये आया था? यानी यह अकेले जहाज से नहीं आया था, इसके साथ 3 जहाजें थी। 3 जो नाव थी वह थी, तीनों का नाम क्या था? जो कितने थी? 3 जहाजें थी। पहले का नाम था राफेल, जान लीजिए, जिसकी चर्चा हमारे भारत में यानी करंट में चल रही है। राफेल एक इसकी नाव का नाम था। इसके नाम था, दूसरी जहाज का नाम था ग्रेविल, और तीसरी जहाज का नाम था ओरियो। राफेल, ग्रेवी तथा ओरियो 3 जहाजें थी इसके जलबेड़े में शामिल थी। ठीक है, 3 जहाजें इसकी जलबेड़े में शामिल थी। या कभी क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा आपके सामने कि आप क्वेश्चन आगे कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कहां आया था? तो यह कालीकट के बंदरगाह पर कप्पड़गाडू नामक स्थान पर उतरा था। ठीक है। इसके बाद इसके साथ कितने जहाज जलबेड़े थे? 3 थे, राफेल, ग्रेविल और बोरियो। 3 जहाज जलबेड़े इसके साथ थे। और किसकी मदद से आया था? किसकी मदद से आया था? तो यहां पर आप बताइएगा कि एक गुजराती नाविक था। ठीक है, एक गुजराती नाविक था जिसकी मदद से यह भारत में आया था, और जिसका नाम जो था अब्दुल माजिद। जिसका नाम क्या था? अब्दुल
एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल माजिद जिसका नाम था। इसी के वजह से, इसी के सहयोग से यह भारत में आया था। ठीक है, इसी ने इसको बताया कि भारत में क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या, तो जो भी था यह भारत में, तो इतनी बातें हो गई कि यह भारत में आया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो फिर भारत में चला गया, कितनी बार भारत में आया था, यह सब बातें। अब किन रास्तों से आया था, ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किन रास्तों से वह भारत में पहुंचा था। इसके साथ इसके आने के क्रम में रास्ता कौन था, रास्ता किस रास्ते से आया था, तो ये आप जानते हैं। मान लीजिए अफ्रीका का भाग है, यह अमेरिका वाला भाग है, यह यूरोप वाला भाग है, यह रास्ता, यह आपका एशिया वाला जो भी है, इसमें आप भारत को यहां मान लीजिए। तो इसमें एक रास्ता था जिसको कहा गया था मसाला मार्ग, मसाला मार्ग से आया था। जिस रास्ते से वह आया था उस रास्ते को कहा जाता है मसाला मार्ग। ठीक है, अब यहां से आप जानते हैं कि यूरोप से चला, अफ्रीका के पश्चिमी घाट होते हुए, पश्चिमी तट पे होते हुए यह केप ऑफ होर्ड में आया, और इसके बाद यह केन्या के बाद यह भारत की तरफ बढ़ा था और भारत में यहाँ पर आके उतरा था। यह एक मसाला मार्ग था जिसकी सहायता से यह भारत में आया था, इसी को कहा जाता है मसाला मार्ग। ठीक है, तो यह चीजें हो गई किससे संबंधित, वास्को डी गामा से संबंधित, यानी पुर्तगालियों से संबंधित। अब हम देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों ने अपनी स्थापना क्या क्या, किस तरीके से अपना उपनिवेश बसाया था। तो इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन बना था, गवर्नर, तो उसकी बात हम करेंगे। किस गवर्नर की क्या उपलब्धियां थी उसकी बात हम लोग करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम लोग कई पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला गवर्नर कौन बना। तो इसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। यह 1500 से 1501 तक, 1500 से 1501 तक, बहुत कम समय तक यह गवर्नर बन के आया था। ठीक है, अब यह लोग सोचते थे कुछ नया किया जाए, गवर्नर के माध्यम से एशिया में व्यापार किया जाए। ठीक है, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो था इसको गवर्नर बनाया गया और यह चला गया फिर पुनः लिस्बन, यानी पुर्तगाल की राजधानी, और वहां जाकर अपनी शिकायत पेश करता है। कहता है कि भारत में शासन करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वहां पर अरबों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, वह लोग व्यापार में बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यह चला गया, इससे अब कोई मतलब नहीं था। ठीक है, बस यह केवल बैठा गद्दी पर और इसकी कोई उपलब्धि नहीं थी। अगला जो था हमने जैसे कि पहले बताया था, फिर कौन आया, वास्को डी गामा, फिर दोबारा आया था वास्को डी गामा, और इसने क्या किया था, कब आया था, 1502 ईस्वी में यह भारत में आया था दोबारा। और इसकी एकमात्र उपलब्धि थी, एकमात्र उपलब्धि कौन थी, 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यानी पुर्तगालियों की तरफ से पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, कोचीन में। किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा। कब, 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में कोचीन में वास्को डी गामा के द्वारा पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, तो पेड्रो कैब्राल के बाद वास्को डी गामा, और फिर वास्को डी गामा वापस चले जाते हैं और फिर आते हैं फ्रांसिस डे अल्मीडा। अगले हैं जो फ्रांसिस डे अल्मीडा। फ्रांसिस डे अल्मीडा, और इनका कार्यकाल था 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक। ठीक है, 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक किसका कार्यकाल था, अल्मीडा का कार्यकाल था। यानी अल्मीडा ने क्या किया कि यह अरबों के प्रभाव को कम करने के लिए, यह इसकी पहली उपलब्धि थी। अरबों के प्रभाव के, आप जानते हैं यह जो पूरा भारत का जो यह
प्रायद्वीपीय भाग है, इधर अरब सागर था, इस पर पूरा का पूरा प्रभाव अरब व्यापारियों का था। ठीक है, अब जानते हैं कि इसी रास्ते से वो आया था, इसका बहुत ज्यादा विरोध अरब व्यापारियों ने किया था, साथ ही कुछ क्षेत्रों पर अरबों का ज्यादा प्रभाव था। और इसी को ध्यान में रखते हुए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति की। अल्मीड़ा ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ठीक है, किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? अल्मीड़ा, यानी फ्रांसिस डे अल्मीड़ा ने अरब व्यापारियों के प्रभाव को कम करने के लिए और पुर्तगालियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसने शांत जल नीति, इसी को कहा जाता है शांत जल नीति, अथवा इसी को कहा जाता है नीला जल नीति, यानी जो भी आप जान लें, कई तरह के, ब्लू वाटर पॉलिसी भी कह लीजिए, शांत जल नीति भी कह लीजिए, या नीला जल नीति भी कह लीजिए। यह किसने लाया था? फ्रांसिस डे अल्मीड़ा ने। और इसके सामने, फ्रांसिस डे अल्मीड़ा के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में अरब व्यापारी ही थे। और इसके पतन में या इसको अपने पद से हटने में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहयोग किया, आप सहयोग कर सकते हैं, अगर किसी ने सहयोग किया तो वह कौन थे? वह थे व्यापारी, अरब व्यापारी। 1508 ईस्वी में दूसरी इसकी घटना है। 1508 ईस्वी में चौले नामक स्थान पर अरबों की संयुक्त सेना थी। 3 लोग अरब सेना में लोग थे। अरबों की संयुक्त सेना थी, जिसमें गुजरात, तुर्की व मिस्र, यह संयुक्त सेना थी जिसमें गुजरात। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्मीड़ा के सामने जो संयुक्त सेना थी उसमें कौन कौन शामिल थे? तो गुजरात के व्यापारी थे जो अरबी थे, मिस्र के थे और तुर्की के थे। इन लोगों से युद्ध होता है कहां पर? चौले नामक स्थान पर। कब? 1508 ईस्वी में, जिसमें अल्मीड़ा पराजित होता है। ठीक है, यह तो हो गई, यानी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, वास्को डिगामा, फिर फ्रांसिस डे अल्मीड़ा। उसके बाद आ गए, आपको देखना है सबसे जो महत्वपूर्ण पहले रहेंगे अल्फांसो अल्बुकर्क के बारे में। ठीक है, अल्फांसो अल्बुकर्क के बारे में हमको पढ़ना है। तो यह अल्मीड़ा की उपलब्धि क्या थी? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। और क्या उपलब्धि थी इसकी? यह लड़ाई किया था। किससे लड़ाई किया था? गुजरात, तुर्की और मिस्र की संयुक्त सेना से लड़ाई की थी, जिसमें अल्मीड़ा की क्या होती है? हार होती है। ठीक है, अल्मीड़ा का कार्यकाल समाप्त होता है कब से? 1509 ईस्वी में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और जिसका कार्यकाल रहेगा अल्फांसो अल्बुकर्क। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर पूछे कि किस गवर्नर को कहा जाता है, किस पुर्तगाली गवर्नर को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, तो वह कौन रहेंगे? अल्फांसो अल्बुकर्क। अल्फांसो जो अल्बुकर्क थे, यह वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। पुर्तगालियों के जो वास्तविक संस्थापक थे वह अल्फांसो अल्बुकर्क कहा जाता है। और पहला गवर्नर जो कहा जाता है वह फ्रांसिस डे अल्मीड़ा को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा कि इसने क्या क्या किया था, इसकी उपलब्धियां क्या की थी। ठीक है, अल्बुकर्क की जो उपलब्धियां थी यह देखिए। कभी क्वेश्चन पूछे कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह अल्बुकर्क था। ठीक है, इसका कार्यकाल आप जानते हैं कब से कब? 1509 से 1515 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसका अल्फांसो अल्बुकर्क का कार्यकाल था। अब इसकी उपलब्धियां देखेंगे कि इसने क्या क्या किया था। तो इसने
भारत में सबसे पहले इसको देखेंगे, इसने विवाह नीति अपनाई थी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी पॉइंट है, इसने विवाह नीति अपनाई थी। और इसके पीछे कारण क्या था? भारत में अपने स्थायित्व को बनाए रखना, और दूसरी बात क्या थी? अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते रहना। ठीक है। और इस विवाह नीति के तहत उसने क्या किया कि पुर्तगाली नौजवानों से कहा कि वह भारतीय महिलाओं से विवाह करें और उनसे बच्चे उत्पन्न करें। यह नीति किसकी थी? अल्बुकर्क की नीति थी। यह पहला कार्य किया था उसने, अल्बुकर्क ने। दूसरा कार्य क्या किया था उसने? सती प्रथा पर, यह क्वेश्चन पूछता है, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यह क्वेश्चन पर किस पुर्तगाली गवर्नर ने, किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो कौन था? अल्बुकर्क था। यह भी क्वेश्चन ध्यान में देना है कि अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर ब्रेक लगाया था, क्योंकि सती प्रथा एक क्रूर प्रथा है। हमारे भारत में सती प्रथा एक क्रूर प्रथा है, जिसको प्राचीन इतिहास में आपने देखा होगा। गुप्त काल में एक भानुगुप्त का अभिलेख था 510 ईस्वी का, उसी में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य का वर्णन मिलता है। इसके पहले से ही सती प्रथा प्रचलित था, लेकिन इतिहास में उसी चीज को माना जाता है फैक्ट, जिसकी कहीं लिखित जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर सती प्रथा की बात की गई थी, और भारत में सती प्रथा था। और इसमें आप जानते हैं कि कहानियाँ अगर आपको सुनेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे कि जिसकी यानी जिस विधवा की, यानी जिस स्त्री का पति मर जाता था और वह विधवा हो जाती थी, तो उसको पति के साथ जला दिया जाता था। और एक बार मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि इतना प्रताड़ित किया जाता था इनको सती प्रथा के नाम पर, कि बताया जाता था कि जिसका पति मरता था तो जब अंत्येष्टि के लिए जाता था वह लेकर, तो जब चिता लगती थी तो उसके पहले चिता पर लिटा दिया जाता था उसका पति, और उसके पहले उस महिला को अत्यधिक मदिरा पान कराया जाता था, जिससे वह बेहोश यानी अनकॉन्शियस स्थिति में चली जाए। और अत्यधिक मदिरा पान कराने के बाद उसको उसी चिता पर बैठा दिया जाता था, और जब आग लगती थी तो उसी समय कई लोग लाठियां लेकर चारों तरफ खड़े रहते थे कि यह जब जैसे ही उष्मा यानी ताप बढ़ेगा तो यह निकल के चली जाएगी, तो उसको जबरदस्ती उसमें, और उसकी चीख कानों तक न पहुँचे, उस महिला की चीख कानों तक न पहुँचे, इसके लिए बहुत ढोल नगाड़ों से अत्यधिक शोर किया जाता था, और लोग अपने मुख से भी कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न करते थे। यह सती प्रथा थी। इतनी क्रूर प्रथा से वह पुर्तगाली गवर्नर यानी अल्बुकर्क बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। यानी उसको कहा कि इस प्रथा को, इस क्रूर प्रथा को नष्ट करना है, समाप्त करना है, तो उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को रोक लगाया। अब देखिए, अल्बुकर्क ने ही उद्देश्य निर्धारित किया था, उद्देश्य निर्धारित किया था। अल्बुकर्क ने ही उद्देश्य निर्धारित किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर के समय उद्देश्य निर्धारित किया गया था, और यह उद्देश्य क्या था? 3G, 4G नहीं, 3G की बात की गई है, यानी G, फिर G, यानी 3G की बात की गई है। इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला G क्या है, दूसरा G क्या है, और तीसरा G क्या है? पहला आर्थिक है, दूसरा धार्मिक है, और तीसरा कह सकते हैं कि सामाजिक है। तीनों हैं। अगर आप बताएंगे कि यह क्या है, आप कब से जी की बात में देखिए, पहले का मतलब आर्थिक का मतलब गोल्ड, जी से मतलब गोल्ड, और गोल्ड का मतलब होता है सोना। एक बात हो गई कि इन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करिए और अत्यधिक सोने का इंतजाम करिए। यह पहला उद्देश्य था जी का। 3G है, और 3G में पहला उद्देश्य था इनका अल्बुकर्क का। दूसरा जी था धार्मिक, यानी गॉड, यानी अपने ईश्वर के प्रति लोगों में विश्वास जगाइए। अपने धर्म का इसने प्रचार प्रसार किया था, अपने ईश्वर के प्रति लोगों में विश्वास जगाइए, और इसीलिए उसने विवाह नीति अपनाई थी, यानी भारत की स्त्रियों से विवाह करने की बात की थी, और जिससे जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो ईसाई धर्म से में आस्था रखेंगे, इस तरह की बातें। इसके बाद तीसरा है ग्लोरी, यानी सम्मान प्राप्त करने की बात उसने की थी। सम्मान, यानी इसने उद्देश्य निर्धारित किया था, और इसका उद्देश्य था 3G। एक G का मतलब गोल्ड, दूसरे G का मतलब गॉड, और तीसरे G का मतलब था ग्लोरी। यह अल्बुकर्क की
नीति थी। ठीक है, यह उद्देश्य उसने घोषित किया था। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। अल्बुकर्क की अगली जो उपलब्धि थी वह क्या थी, इसके बारे में हमको देखना है थोड़ा सा। तो इसने आगे क्या किया कि यह विजयनगर के शासक, देखिए कितना तेज थे ये लोग, कि पहले से ही तेज थे कि करना क्या है। विजयनगर के शासक को इसने घोड़े देने की बात की थी। किसने? अल्बुकर्क ने, यानी कृष्णदेव राय, विजयनगर के जो शासक थे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय से इसने एक समझौता किया था कि जितने भी विदेश से घोड़े आएंगे वह घोड़े विजयनगर को सौंप दिए जाएंगे। इस बात से विजयनगर, उसके मेन मकसद उसका क्या था, टारगेट था गोवा। ठीक है, और उसने क्या किया था कि समझौते के तहत उसने विजयनगर के शासक यानी कृष्णदेव राय को अपने पक्ष में रखा। अपने पक्ष में रखने का मतलब यह था कि जो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसके अधिकार क्षेत्र में गोवा था। तो इसने क्या किया कि विजयनगर को अपने पक्ष में रखा और उसने आक्रमण करके 1510 ईस्वी में, देखिएगा 9 है तो 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया। किससे छीना? आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, जो कहां के शासक थे? बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। इनसे गोवा ले लिया था। कब छीना था? 1510 ईस्वी में। जबकि कोचीन से अपना जो केंद्र रहेगा वो गोवा ले जाएंगे, लेकिन 1530 ईस्वी में जाएगा, लेकिन वो बाद में कोई दूसरा गवर्नर लेके जाएगा, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा कि उसने गोवा को छीन लिया। कब छीना? 1510 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए एक फादर लुई थे। अगला जो कार्यक्रम था फादर लुई को कृष्णदेव राय के पास भेजा। कृष्णदेव राय के पास भेजा, कहा कि जाइए और उनकी सहायता कीजिए। और किसके विरुद्ध सहायता कीजिए? देखिए जमोरिन राजाओं ने ही पुर्तगालियों का स्वागत किया था। अब कृष्णदेव राय से और जमोरिन राजाओं के बीच में जो झगड़ा होगा, उसमें जो फादर लुई थे, जो अल्बुकर्क के क्या थे? प्रतिनिधि थे। इन्होंने कृष्णदेव राय का सहयोग किया और जमोरिन राजाओं को पराजित किया। जमोरिन राजाओं को पराजित किया। देखिए कितनी उपलब्धियां इसकी थी। ठीक है, जमोरिन राजाओं को इसने पराजित कर दिया कि भाई चलिए आप खत्म, कहानी आपकी खत्म हो गई। इसके बाद 1511 ईस्वी में जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र था, जिसको कह सकते हैं वहां का जो क्षेत्र था मलक्का, जो मसाला प्रांत है, मलक्का पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद कहां पर? यहां पर फारस की खाड़ी में है ओरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। देखिए अब यहां पर इसको मैप के हिसाब से देखिएगा, यह मान लीजिए भारत का हिस्सा है, यह फारस की खाड़ी है या लाल सागर है, और यहीं पर ओरमुज की जल संधि है, ओरमुज बंदरगाह है। यहाँ पर आप कह सकते हैं गोवा है और यहाँ पर मलक्का है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे अरब व्यापार को इन्होंने नष्ट कर दिया। ठीक है, अरब क्षेत्र पर यानी अरब सागर पर पूरा का पूरा अधिकार किसका हो गया? पुर्तगालियों का हो गया। ठीक है, पुर्तगालियों ने सब कुछ हड़प लिया, जीत लिया। किससे? अरबों से। और 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु यानी अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ होती है? गोवा में। और इसको यहीं पर इसकी कब्र भी है, गोवा में ही इसकी कब्र भी है। तो यह अल्बुकर्क है। अभी भी पुर्तगालियों के संबंध में कुछ वीडियो और हैं, कुछ और रहेंगे टॉपिक, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इतने के लिए आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर पहला ध्यान रखना यह कि पुर्तगालियों को भारत में स्थापित करने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? वास्को डी गामा का था।
वास्को डी गामा भारत में आया, कब आया? 1498 ईस्वी में। वापस चला गया और फिर कब आया था? 1502 ईस्वी में। फिर वापस चला गया, फिर कब आया? 1524 ईस्वी में। 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी अभी अल्बुकर्क को पढ़े थे, अभी तक वह जिंदा है। ठीक है, तो इसके बाद कैब्राल बैठे, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। अल्मीड़ा आए गवर्नर के रूप में और उन्होंने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी और संयुक्त सेना से वह पराजित हुए थे। ठीक है, इसके बाद अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क ने कई कार्य किए थे, सती प्रथा का अंत किया था, यानी अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अंत क्या? अंत तो बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय होता है, नियम 17 के तहत राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी अपने एरिया में। इसके बाद उसने विवाह की नीति, यानी अल्बुकर्क ने विवाह की नीति अपनाई थी और विवाह की नीति के तहत क्या हुआ था कि भारतीय नारियों से जो कह सकते हैं कि पुर्तगाली पुरुष है वह विवाह करेंगे। इसके बाद उन्होंने उद्देश्य घोषित किया था, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के लिए उद्देश्य घोषित किया था और 3G यानी 3G रहेंगे और उसमें पहले का था गोल्ड यानी सोना, दूसरे का मतलब था गॉड यानी ईश्वर और तीसरे का मतलब था ग्लोरी यानी सम्मान। तीनों प्राप्त करने का भारत में उद्देश्य किसने पेश किया था? अल्बुकर्क ने। उसके बाद उसने कृष्णदेवराय से समझौता किया और कहा कि जितने भी घोड़े विदेशों से हम लाएंगे वह आपको ही देंगे, यानी जो भी रहेगा वह विजयनगर घोड़ा पाएगा। जिस बात से बगल में ही यानी बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे और थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और उसी का फायदा उठाया किसने? अल्बुकर्क ने, और यूसुफ आदिल शाह से उसने गोवा को छीन लिया। कब? 1510 ईस्वी में। अब गोवा किसका हो गया? पुर्तगालियों का हो गया। ठीक है, इसके बाद फ्रांस ये फादर लुई, यहाँ पर फादर लुई जो थे वह भेजे गए किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा भेजे गए कि जाइए आप कृष्णदेवराय का सहयोग कीजिए, और सहयोग किया और जमोरिन राजाओं से युद्ध होता है जिसमें कृष्णदेवराय की जीत होती है, क्योंकि पुर्तगाली किसके साथ थे? कृष्णदेवराय के साथ थे। इसके बाद उन्होंने मलक्का को जीता और उन्होंने किसको? ओरमुज को भी जीत लिया। तो मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया में, ओरमुज अरब सागर में और गोवा, तो यह त्रिकोणी एक अपना मैप तैयार कर लिया था अल्बुकर्क ने। इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह क्रमशः आपको वीडियो मिलती रहेगी, यानी लेक्चर संख्या 1, लेक्चर संख्या 2 या तो लिखा रहेगा, लेकिन उसमें लिखा रहेगा यूरोपियों का आगमन पार्ट 2, तो उसको आप पार्ट 2 में इसको पढ़िएगा। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया कुछ पुर्तगालियों से थे, फिर डच हम लोग पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे चलते हुए जो भी रहेंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।